अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 जनवरी 2026 लगभग रात के 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा, अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी और उन स्क्रीन्स के सामने बैठा हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्क्रीन पर देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खा रहा था, ना ही वो कोई मूवी देख रहा था, बल्कि वो अपनी आर्मी को लाइव फील्ड पर हजारों मील दूर एक घर पर धावा बोलते हुए देख रहा था। ये घर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस में मौजूद है, जहां वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो अपनी बीवी के साथ सो रहे थे। गहरी नींद में सोते हुए ये इस बात से अनजान है कि कुछ ही मिनटों में इन्हें किडनैप किया जाने वाला है। कुछ देर पहले की बात है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर समंदर की सतह से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की टेरिटरी में एंटर करते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इतने नीचे उड़ रहे थे कि वहां के रडार्स भी इन्हें कैच नहीं कर पाए। काराकस के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं। प्रेसिडेंट मादुरो के घर की छत पर खिड़कियों से होते हुए ये मादुरो के कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां पे मादुरो अपनी बीवी के साथ सो रहे थे। इस पॉइंट पे मादुरो की नींद खुल जाती है और वो अपने सेफ रूम की तरफ भागने लगता है। कमांडोज भी तेजी से मूव करते हैं। मादुरो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे को बंद नहीं कर पाते और उससे पहले ही सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर एक कंट्री के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ चुके थे। डोनाल्ड ट्रम्प बाद में फॉक्स न्यूज पर कहते हैं, इट वाज जस्ट लाइक वाचिंग टीवी। You would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं टीवी देख रहा हूँ, लेकिन ये कोई टीवी शो नहीं था, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंका देने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिका ने सोवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके अपने ही घर से किडनैप कर लिया। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अगले ही दिन जब ये खबर न्यूज चैनल्स पर आती है, पूरी ही दुनिया हैरान रह जाती है। Venezuela's long-time president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the U.S. arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. सबके मन में 2 सवाल उठते हैं कि अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों, और दूसरा, क्या इतना ही आसान है अमेरिका के लिए किसी भी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेना? अगर हाँ, तो इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या होगा? क्या अब दुनिया के बाकी सारी कंट्रीज को इसी डर में जीना होगा? एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करने का ये ऑपरेशन एक ही रात में नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया में सबको लग रहा था कि वेनेजुएला में सब कुछ नॉर्मल, लेकिन अगस्त 2025 में ही CIA वेनेजुएला में अपनी एक छोटी टीम भेज चुका था। इस टीम का काम था कि मादुरो की हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहाँ तक कि उनके पेट्स कौन से, हर चीज को ट्रैक किया गया। इसके अलावा CIA का एक सोर्स वेनेजुएला हुकूमत के अंदर भी काम कर रहा। जो इनसाइडर मदुरो की एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन सीधे अमेरिका को दे रहा था। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि CIA की इस टीम के पास कोई भी डिप्लोमेटिक कवर नहीं था। अगर ये लोग पकड़े जाते तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था, बस एक ट्रिगर चाहिए था। नवंबर 2025 में ट्रम्प और मदुरो के बीच एक फोन कॉल होती है। इस फोन कॉल पे ट्रम्प ने मादुरो को सीधा कह दिया था कि मुल्क और पावर दोनों छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ट्रम्प की तरफ से मादुरो को एक मौका था, लेकिन मादुरो ने साफ इनकार कर दिया। स्टेट सेक्रेटरी मार्क रूबियो ने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निकोलस मादुरो को बचने के लिए बड़े ही जेनरस ऑफर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. मादुरो के मना करते ही इस ऑपरेशन की तैयारियां एडवांस स्टेज पर पहुंच गई, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का सीन लगता है। अमेरिकन फोर्सेस ने केंटकी में मादुरो के घर का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया, और फिर यहाँ पे डेल्टा फोर्सेस के कमांडोज ने अपने मिशन का रिहर्सल किया।
इसी के साथ साथ अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपने फाइटर जेट्स, नेवी एयरक्राफ्ट और रिपेयर ड्रोन्स को तैनात कर दिया। दिसंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में दरारें आ रही हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। इसके बाद 25 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। क्रिसमस हॉलीडेज में इस ऑपरेशन को इसलिए चुना गया क्योंकि वेनेजुएला मिलिट्री के ज्यादातर सोल्जर इस टाइम पे छुट्टी पर होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई। वेनेजुएला में मौसम खराब था, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाय पे रखना पड़ा और अमेरिका सही कंडीशंस का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ और रात के 10:46 पर ट्रंप ने इस ऑपरेशन को गो अहेड दे दिया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। ट्रंप की इजाजत के बाद लगभग 20 मिलिट्री बेसिस से 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के पूरे शहर की बिजली को काट दिया गया। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इसके बाद एयर स्ट्राइक्स की गई। काराकस के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम और रिडार्स को तबाह कर दिया गया ताकि पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता और भी ज्यादा साफ हो सके। इसमें 40 लोगों की मौत हुई और इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की तरफ आगे बढ़ते रहे। रात के 2:01 पर ये हेलीकॉप्टर्स मादुरो के घर के ऊपर पहुंचे। जैसे ये पहुंचे, इनके ऊपर फायरिंग होने लगी। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा। इसी के साथ डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ घर के अंदर घुसे और 3 मिनट के अंदर अंदर मादुरो की लोकेशन तक पहुंच गए, जहां पे मादुरो अपनी बीवी सिलिया फॉरेस्ट के साथ सो रहे थे। कमांडोज को देखकर मादुरो अपने स्टील सील सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन सोल्जर्स ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। बिल्डिंग के अंदर घुसने के 5 मिनट के अंदर अंदर मादुरो डेल्टा फोर्सेस के कब्जे में थे। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए USS आइवो जिमा पर लाया गया। वहाँ से उन्हें क्यूबा के ग्वांतानामो मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर एक प्लेन के जरिए सैटरडे शाम को मादुरो को न्यूयॉर्क के टीवोर्ट नेशनल एयर गार्ड बेस पर ले जाया गया। मादुरो की ये फोटोज बाद में पब्लिकली रिलीज की गयी कि किस तरह दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट चेंज में अमेरिकन मिट्टी पर था। और सवाल ये था कि अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों? ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना है कि मादुरो एक डिक्टेटर था और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये किया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए किया गया। और उसमें ट्रंप का खुद का कहना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से किया गया। लेकिन इस सब के पीछे असली वजह यहाँ पर है ऑयल, सीधा सीधा कहा जाए तो तेल। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. So we have the greatest oil companies in the world. They took all of our oil. ग्राफ देखिए, दुनिया में वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल्स के प्रूवन रिजर्व्स मौजूद हैं, 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ये सऊदी अरेबिया, ईरान और खुद अमेरिका जैसे बड़े कंट्री के ऑयल प्रोड्यूसर से ज्यादा है। I left. Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. लेकिन इसकी तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है। ये साल 1922 की बात है कि जब वेनेजुएला में ऑयल मिला था और साल 1929 के आते आते वेनेजुएला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया था, जिसके बाद अमेरिकन ऑयल कंपनी एक बड़े पैमाने पे वेनेजुएला में ऑपरेट करने लगी। क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा भारी और गाढ़ा होता है बाकियों की निस्बत, जिस तेल से डीजल, एस्फाल्ट और फैक्ट्री फ्यूल निकलता है। जबकि जो अमेरिका का खुद का क्रूड ऑयल है उसे लाइट और स्वीट कहा जाता है, जो सिर्फ पेट्रोल बनाने के काम आता है। साल 1970 के आते आते ज्यादातर अमेरिकन रिफाइनरीज जो बनाई गई थी स्पेशली वेनेजुएला के लिए बनाई गई। साल 1976 में वेनेजुएला ने पहली बार अपनी ऑयल कंपनी बनाई जिसका नाम PDVSA। से पहले तक अमेरिका को वेनेजुएला से कोई मसला नहीं था, यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये तक कहा, वेनेजुएला प्रेसिडेंट अमेरिका's बेस्ट फ्रेंड इन साउथ अमेरिका। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब साल 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने। साल 2000 में उन्होंने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। साल 2001 में उन्होंने हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के सारे ऑयल रिसोर्सेज स्टेट ओनरशिप डिक्लेयर कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज के ऑपरेशंस बंद हो गए। Arreglémoslo nosotros mismos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, sentados en paz y como hermanos que lo somos. अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका में हुकूमतें मिलीनियर्स के इशारों पर चलती हैं। इन कंपनीज ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर प्रेशर डाला कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक्शन लें। The Bush administration made
made it clear it is happy with a change in leadership in the country responsible for 15% of America's oil imports. इसके बाद साल 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला में कोक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, यानी कि तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अगर अब कायदे से देखा जाए तो वेनेजुएला एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है, और अगर उनके लीडर्स और उनकी हुकूमत ये फैसला करती है कि हमारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दो और अमेरिका को यहाँ मत आने दो, ये उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन कॉर्पोरेट के हाथों मजबूर अमेरिकन हुकूमत को ये चीज बर्दाश्त नहीं, जिसकी वजह से साल 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिए, जो आज तक लगे हुए हैं। 2013 में चावेज की डेथ होती और मादुरो हुकूमत में आते हैं, और 2019 में ट्रम्प की पहली टर्म में ये जो वेनेजुएला की खुद की नेशनल कंपनी है PDVSA, इसके सारे क्रूज एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। अमेरिका ने बाकी कंट्रीज पर प्रेशर डाला कि वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदो। आज वेनेजुएला बस 1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% है। लेकिन असल बात यह है कि वेनेजुएला के पास अभी भी 303 बिलियन बैरल्स ऑयल मौजूद है, जो कि दुनिया भर के प्रिजर्व ऑयल का 1/5% है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत कि ट्रम्प ने ये सब ऑयल के लिए किया है, ये इसका जवाब उसकी बातों में ही छुपा है। ऑपरेशन के अगले ही दिन ट्रम्प ने कहा, इट वॉज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। They took our oil away from us. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. ट्रम्प ने इस चीज को चोरी कहा कि कैसे वेनेजुएला उनकी कंपनीज को तेल नहीं दे रहा। इसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज वहां जाएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेंगे। The oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars. अब कोई ट्रम्प से ये पूछे कि वेनेजुएला का ऑयल तो सिर्फ वेनेजुएला का ही था ना, उन्होंने तो सिर्फ अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल किया, तो ये चोरी कैसे हुई? असल में ट्रम्प को पता है कि अमेरिकन रिफाइनरीज कंपनीज को वेनेजुएला का क्रूड ऑयल चाहिए। चाइना वेनेजुएला का 68% ऑयल खरीद रहा है, और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ऑफिशियली जस्टिफिकेशन दी ट्रम्प ने मादुरो को पकड़ने की, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग। मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में इंडाइट किया गया है, और इनके खिलाफ चार्जेस में नार्को टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसी, कोकेन और वेपन जैसे चार्जेस शामिल हैं। और ऑफिशियली जो केस मादुरो पर लगाया जा रहा है वो ये है कि साल 1999 से मादुरो इंटरनेशनल माफिया के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग कर रहा है। ये सुनने में बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगता है, लेकिन जब आप फैक्ट देखोगे तो पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला कोई मेजर ड्रग प्रोड्यूसर है ही नहीं, बल्कि माइनर कोकेन ट्रांजिट कंट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोकेन वेनेजुएला से होकर जाता है वो ज्यादातर यूरोप में जाता है, अमेरिका में नहीं। रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि 2020 तक वेनेजुएला से हर साल 200 से 250 टन कोकेन शिफ्ट होता था। अब अगर इस नंबर को कंपेयर करें तो सिर्फ ग्वाटेमाला से 1400 मैट्रिक टन कोकेन गुजरता था, और ये वेनेजुएला के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और अगर ड्रग ट्रैफिकिंग ही सबसे बड़ी वजह थी तो अमेरिका ने वेनेजुएला को ही क्यों टारगेट किया, ग्वाटेमाला को अटैक क्यों नहीं किया? और एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि ये ऑपरेशन अमेरिकन को मारने वाले ड्रग्स के खिलाफ है, और अमेरिका में जो ज्यादातर डेथ्स होती हैं ड्रग्स की वजह से वो फेंटानिल से होती हैं। इससे हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं अमेरिका में, और ये फेंटानिल वेनेजुएला से नहीं आता बल्कि ये मैक्सिको से आता है, और मैक्सिको में ये ड्रग चाइना से आने वाले केमिकल से बनाया जाता है। तो वेनेजुएला का फेंटानिल ट्रेड में कोई रोल नहीं है। तो अगर ट्रम्प वाकई ही ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना चाहते थे तो सवाल फिर यही है कि वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया गया? इस ऑपरेशन से 3 दिन पहले मादुरो ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका हम पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता, इसलिए अमेरिका ने ड्रग्स का झूठा इल्जाम इन्वेंट कर दिया। असल में मादुरो इराक की तरफ इशारा कर रहे थे। जब साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ये बहाना दिया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, इसीलिए इराक पर यह हमला जरूरी है। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. और असल बात ये है कि इराक के पास कभी न्यूक्लियर वेपन थे ही नहीं, और इस वॉर में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। मादुरो ने कहा कि इसी तरह जो वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। जब अमेरिका को लगता है कि कोई कंट्री उनकी फेवर में काम कर रहा है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई कंट्री इनके खिलाफ है तो झूठे इल्जाम भी इन्वेंट कर दिए जाते हैं। 2003 में जब इराक में इन्वेड किया गया था तो उसके पीछे की वजह भी ऑयल बताई जाती है। अब जैसे ही ये खबर फैली तो दुनिया भर से रिएक्शंस आना शुरू हो गए, जिनमें से ब्राजील,
ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, उरुग्वे जैसी कंट्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी कि ये इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके अलावा नॉर्वे, चाइना, रशिया और स्लोवाकिया जैसी कंट्रीज ने भी इसकी मजम्मत की है। बहुत से लोगों ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को न्यू एज कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। आप खुद ही सोचकर देखें कि अगर ये कॉलोनियलिज्म नहीं है तो और क्या है? किसी दूसरे मुल्क में इन्वेड करना और वहाँ के रिसोर्सेज पर अपना हक जताना। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि उसने अपने अगले टारगेट्स भी अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दे डाली क्योंकि ट्रंप को लगा था कि रोड्रिगेज उनसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद रोड्रिगेज ने पब्लिकली इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को एक सैवेज अटैक बताया। We condemn this brutal, savage form of aggression against our people. वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने ये तक कह दिया कि वहाँ भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की पुरानी बात को भी रिपीट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो इनके खिलाफ घेराव और तंग कर दिया जाएगा। I spoke with Prime Minister Modi of India and just continue to pay massive tariffs. सबके बाद ना ही पीएम मोदी की और ना ही उनके लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हिम्मत हुई है कि ट्रंप को सीधे अल्फाज में कंडेम कर पाए। देखकर लगता है कि वो भी ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरह से अटैक करना लीगल है? और इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। इंटरनेशनल रूल्स के वायलेशन की तो बात छोड़ ही दें, ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही मुल्क के कानून को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी वॉर के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी प्रेसिडेंट ये फैसला खुद नहीं ले सकता। और अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकन पार्लियामेंट। जॉर्ज बुश ने जब इराक पर वॉर डिक्लेयर की थी तो सबसे पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया गया था, और ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रंप ने बिना पार्लियामेंट के पूछे सब कुछ अपनी तरफ से कर दिया। इस बात की वजह से अमेरिकन लॉ मेकर ट्रंप को इम्पीच करने की डिमांड भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने सबसे पहले यही कहा था कि ये इलीगल है। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वेल्स ने कहा अगर लैंड पर मिलिट्री ऑपरेशन करना है पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। और अब ट्रंप हुकूमत ये बहाना दे रही है कि ये कोई वॉर नहीं थी बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट फंक्शन। मादुरो एक इनडायरेक्ट ट्रैफिकर है, इसीलिए उसे पकड़ना था। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यह है कि एक ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी जिनमें 40 लोगों की जाने गई। साइबर अटैक करना पड़े पूरे शहर की बिजली काटने के लिए। क्या ये सब सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट है? यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ साफ कहता है मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ मिलिट्री फोर्सेज का यूज नहीं कर सकता। हर मुल्क की खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ट्रंप ने तो इसे सीधे तौर पर वायलेट किया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सैंक्शन लगा सकता है। मसला यहाँ पर यह है कि खुद सिक्योरिटी काउंसिल के पास वीटो इन की पावर है। खुद अमेरिका के लिए यहाँ पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रंप जैसे लोगों को यहाँ पर यह लगता है कि रूल सिर्फ उन मुल्कों के लिए है जो कमजोर है। बाकी के लोग जिनके पास पैसा है, ताकत है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इनको लगता है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो और कानून भी आप बनाते हो तो उसे फॉलो करो या ना करो। यही है इनके हिसाब से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सभी मुल्कों के लिए खतरा है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल को चाइना भी बोलेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और रशिया बोलेगा मैं भी ये कर लेता हूँ। हर बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पर अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगी, और अगर इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती रही तो वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन आ सकती है। मादुरो एक अच्छे लीडर थे या नहीं, एक डिक्टेटर थे या नहीं, या उन्होंने कितना जुल्म किया अपने लोगों पर, ये सब एक अलग सवाल है। लेकिन एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को बिना किसी इंटरनेशनल प्रोसेस के उनके अपने घर से उठा लिया जाता है, वो भी सिर्फ उस कंट्री के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। ये कोई भी जस्टिस नहीं है। इस सब के पीछे एप्स्टीन फाइल्स की एक और वजह बताई जा रही है। कुछ ही दिन पहले एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई जिसमें बार बार ट्रंप का जिक्र किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे सीधे रेप करने के इल्जामात लग रहे हैं जिसके सबूत भी साफ मिल रहे हैं। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि वेनेजुएला में होने वाले अटैक के पीछे एप्स्टीन फाइल भी एक वजह थी, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते
चाहते कि मीडिया पर उनके सेक्स स्कैंडल्स की बात हो और किसी न किसी तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और अगर आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एप्स्टीन फाइल्स के पूरे काले चिट्ठे की वीडियो लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है और आप ये खौफनाक कहानी वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।